गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, बायोकेमिस्ट्री यूनिट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के सामान्य लक्षण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जो दो प्रकार की होती है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का अर्थ है कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बड़े अणु का निर्माण किया जाना। जैसे अनेक ग्लूकोज के अणु मिलकर के ग्लाइकोजन बनाएंगे तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो गई। दूसरी क्रिया होती है कैटाबॉलिज्म, जिसमें अणु को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। तो हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के जो यूनिट इकाइयाँ हैं वो मोनोसैकेराइड ही होती हैं। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी क्रिया है जिसमें हेक्सोज शर्कराओं को या मोनोसैकेराइड्स को, हेक्सोज का अर्थ है 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों ही हेक्सोज हैं। तो हेक्सोज शुगर्स को ब्रेक डाउन करना इस तरह से कि वो पाइरुवेट में टूट जाएं, 2 पाइरुवेट के अणु बनेंगे, हाइड्रोजन के 2 अणु प्राप्त होंगे और जल के 2 अणु प्राप्त होंगे। तो ग्लूकोज का या हेक्सोजेज का इस प्रकार से विघटन, पाइरुवेट में विघटन, कि वो पाइरुवेट के साथ साथ हाइड्रोजन आयंस और 2 अणु जल के प्रदान करें, वो क्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस एनएरोबिक क्रिया है, अर्थात इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और अगर कहीं पर ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो वहाँ पर ऊर्जा का पूरा स्रोत ग्लाइकोलाइसिस ही होगा, क्योंकि यही क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। बच्चों, सबसे पहली आवश्यकता ये है, क्योंकि ये क्रिया जैसा मैंने बताया साइटोप्लाज्म में होती है और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर ब्लड में सर्कुलेटिंग ग्लूकोज का उपयोग किया जाना है तो सबसे पहले इसको कोशिका में पहुंचाया जाना आवश्यक है। ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, कोशिका में ये पहुँचे बहुत आवश्यक है। और इसको कोशिका में पहुंचाने का काम करते हैं GLUT, ग्लूकोज ट्रांसफरेज नाम के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं। 4 प्रकार के पाए गए हैं, GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4। तो ये 4 प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पाए गए हैं और ये ग्लूकोज को कोशिका के भीतर पहुंचाते हैं, ले जाने का काम करते हैं। ये चारों ही जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में काम करते हैं। तो अब आते हैं इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के अवस्थाओं के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस को हम 2 पार्ट्स में अध्ययन कर सकते हैं। पहला भाग इसका होगा जिसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहेंगे। इस भाग में ATP के रूप में ऊर्जा व्यय होती है, उपयोग में आती है। और दूसरा भाग होगा एनर्जी पे आउट फेज या एनर्जी रिलीजिंग फेज। इसमें ATP का निर्माण होता है, साथ ही साथ NADH का भी निर्माण होता है, अर्थात यहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है। और पूरी ग्लाइकोलाइसिस का नेट इफेक्ट ये होता है कि इसमें
पूरा इफेक्ट ये होता है कि इसमें एक ग्लूकोज अणु से 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ 2 NADH भी प्रोड्यूस होते हैं। इसमें अणु अनेक स्थानों पर एंटर कर सकते हैं। बीच में प्रारंभ में एंटर कर सकते हैं, लेवल 3 पर एंटर कर सकते हैं, और इसके बाद जहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, जहाँ पर 3 कार्बन वाले अणु बन जाते हैं, वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इनकी रिएक्शंस के बारे में। देखें, यह मैंने डायग्राम बना करके आपको समझाने के लिए बना दिया है, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, ग्लूकोज बनाया हुआ है, ऑक्सीजन है और उसके साथ साथ 6 कार्बन हैं। छठा कार्बन आप देखेंगे रिंग से बाहर बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीजन के एक तरफ पहला कार्बन है और दूसरी तरफ छठा कार्बन है, और छठा कार्बन रिंग से बाहर है, ये ग्लूकोज है। हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम की सहायता से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे जो छठा कार्बन था उसके साथ P जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया है। जो रिंग से बाहर कार्बन था उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया है, और इस क्रिया में एक ATP खर्च होती है। ATP से ADP का निर्माण हो जाता है। वही फॉस्फेट, ATP के टूटने से जो फॉस्फेट प्राप्त हुआ, वही फॉस्फेट यहाँ पर ग्लूकोज में जुड़ गया और छठे कार्बन के साथ जुड़ करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण किया। अब आइसोमेरेज नाम के एंजाइम की सहायता से ये जो ग्लूकोज है ये फ्रुक्टोज में बदल जाता है, और फ्रुक्टोज, अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहलाता है। एंजाइम है आइसोमेरेज, कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर बदल जाता है। जो पहला कार्बन था वो भी रिंग से बाहर हो जाता है, छठा कार्बन पहले ही रिंग से बाहर था। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज नाम के एंजाइम की सहायता से एक ATP का फिर से विघटन होता है और फिर से फॉस्फोरिलेशन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का, और अब ये बदल जाता है 1,6 डाइफॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। आप देख रहे हैं छठे कार्बन के साथ पहले ही फॉस्फेट जुड़ गया था, अब पहले कार्बन के साथ भी फॉस्फेट जुड़ जाता है। यहाँ आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले कार्बन के साथ भी फॉस्फेट जुड़ा है और छठे कार्बन के साथ भी फॉस्फेट जुड़ा है, और ये दोनों कार्बन रिंग से बाहर हैं। तो ये है 1,6 फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहाँ दिख रहा है। ये शायद लिखना यहाँ रह गया है, लिखना भूल गए, आप लिख लीजिएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जल्दी से टूट जाता है, और ये 2 अणुओं में टूटता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन हैं। आप देख रहे हैं ये 6 कार्बन का अणु जब टूटता है तो 3-3 कार्बन के 2 अणु बनते हैं। एक अणु तो देखें यहाँ बना हुआ है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एसीटोन हो गया। और दूसरा अणु जो बनता है वो भी 3 कार्बन है, वो है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो दोनों का आणविक रचना समान है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ कीटोन ग्रुप है, इसलिए वो एल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। तो इस तरह से 6 कार्बन वाला फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 3-3 कार्बन वाले अणुओं में टूट जाता है। एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दोनों में एक एक फॉस्फेट हैं। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये भी अनस्टेबल है, और ये शीघ्र ही 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। जो एंजाइम काम आता है वो है ट्रायोज आइसोमेरेज। ये 5वीं क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस की छठी क्रिया के रूप में, क्योंकि
एसीटोन फॉस्फेट भी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ही बदल गया है, तो अगली क्रिया जो होगी वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के साथ ही होगी। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पर डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम क्रिया करता है, और डिहाइड्रोजिनेज जहाँ भी क्रिया करेगा वहाँ हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और वो हाइड्रोजन जो है वो NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। NAD नाम के हाइड्रोजन एक्सेप्टर के द्वारा वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ली जाएगी और NAD NADH2 में बदल जाता है, और ये H2 भी बाद में H+H में बदल जाता है क्योंकि ये आयनिक रूप में है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, NADH2 का निर्माण हुआ, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज काम में आया और ये बन गया 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर देखें कि तीसरे स्थान पर तो पहले ही फॉस्फेट था, अब पहले स्थान पर भी एक फॉस्फेट जुड़ गया। ये फॉस्फेट ATP से नहीं आया है, ATP से नहीं आया है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे की क्रिया करता है और एक एंजाइम ट्रांसफॉस्फोरिलेज इस पर क्रिया करता है। ट्रांसफॉस्फोरिलेज की क्रिया होती है, साथ ही साथ एक ATP में बदलता है। इसमें से पहला फॉस्फेट जो ग्रुप था वो टूट जाता है और उसकी सहायता से एक ATP में बदल जाता है, अर्थात वहाँ तीसरा फॉस्फेट जुड़ जाता है, परिणाम वो ATP ऊर्जा वाले कंपाउंड के रूप में बदल जाता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगली क्रिया में इसमें ग्लिसरोम्यूटेज नाम का एंजाइम काम करता है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। इसकी सहायता से जो फॉस्फेट तीसरे स्थान पर जुड़ा हुआ था वो अब दूसरे स्थान पर जुड़ जाता है। फॉस्फेट तीसरे स्थान से, आप देखें दोनों यहाँ पर बने हुए, यहाँ तीसरे स्थान पर था, यहाँ दूसरे स्थान पर आ गया, तो फॉस्फेट दूसरे स्थान पर आ जाता है और जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक जल का अणु निकाल दिया जाता है। एंजाइम काम में आता है इनोलेज। एक जल का अणु इसमें से निकल जाता है और जल का अणु या H2O के निकलने के बाद ये कहलाता है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में आप देखेंगे दूसरे स्थान पर फॉस्फेट अभी भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी बन गया है क्योंकि बीच में हाइड्रोजन रिलीज निकल गया था। अब ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है ये पायरुवेट काइनेज नाम के एंजाइम की सहायता से एक फॉस्फेट जो इसके पास बचा था उसको भी छोड़ देता है और उस फॉस्फेट से ADP में फॉस्फेट जुड़ करके ATP का एक और निर्माण हो गया। तो आप देखेंगे 2 स्थानों पर ATP का निर्माण हुआ और क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 अणु बने थे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरल्डिहाइड के, इसलिए वास्तव में ये 2 नहीं बल्कि एक ग्लूकोज से कुल 4 ATP उत्पन्न होंगे। एक हुआ यहाँ 10वीं लेवल पर बना और दूसरा आप देखेंगे यहाँ 7वीं रिएक्शन में बना था। तो इस तरह से ये 2, और क्योंकि 2 अणु बने थे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, इसलिए एक अणु से 2 ATP और 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 4 ATP, एक ग्लूकोज से 4 ATP सीधे सीधे यहाँ प्राप्त हो जाता है। आगे देखें कि अब ये पायरुविक एसिड बन गया है पायरुवेट काइनेज की सहायता से। जब दूसरा फॉस्फेट भी रिलीज हो गया तो आप देखेंगे ये पायरुविक एसिड बन गया CH3COCOOH। ये 10वीं रिएक्शन के नीचे यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे इसके भविष्य के बारे में बात करें। सामान्यतया श्वसन क्रियाओं में जो पायरुविक एसिड है यह एसिटिल को एंजाइम A में बदल जाता है और उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो ये तो सेलुलर रेस्पायरेशन की स्थिति में होता है।
जब ऑक्सीजन उपलब्ध हो तब पाइरूवेट क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा, जो सामान्य क्रिया है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे क्रेब्स साइकिल की। अगर ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है तो दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। ये क्रिया शरीर के अंदर हो रही है अगर, तब तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम इस पर क्रिया करेगा पाइरूवेट पर। इसमें से दो हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन एटम फिर रिलीज होगा और एक NaDH2 का निर्माण फिर हो जाएगा और परिणाम होगा लैक्टिक एसिड का निर्माण। ये लैक्टिक एसिड बन गया। शरीर में ये क्रिया चलती रहती है। अगर इस पाइरूवेट को शरीर में ना रखें, बाहर रखें, एक्सट्रिंसिक कंडीशंस में रखें, तो कार्बोक्सिलेज नाम की एंजाइम की सहायता से उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, वो एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है। एसिटल्डिहाइड बाद में अल्कोहल में बदल जाता है। इसमें से पुनः हाइड्रोजन निकल जाता है, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करता है और ये इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। यही एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में भी बदल सकता है। फर्मेंटेशन की क्रियाओं में, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में ये क्रिया काम में आती है, विनेगर एंड अल्कोहल फॉर्मेशन में। तो ये आपको हमने पूरी क्रियाएं डायग्राम के मार्फत बताई। आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा आराम से। यही क्रियाएं आगे लिखी हुई हैं, मैं आपको आगे भी। तो पहला स्टेप जो हमने दिखाया था वो फॉस्फोरिलेशन था। ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, इसके छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, वो फॉस्फेट आता है ATP से और इस तरह से एक ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। जो पहला रिएक्शन फॉस्फोरिलेशन का है, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है और इसका नियंत्रण प्रोडक्ट इनहिबिशन के द्वारा होता है। अर्थात अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा अधिक है तो ये क्रिया कम हो जाएगी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा कम हो तो ये क्रिया तेज हो जाती है। इसी लेवल पर गैलेक्टोज भी प्रवेश कर सकता है। ग्लूकोज का ही आइसोमर है गैलेक्टोज। अगला जो दूसरा रिएक्शन था उसको आइसोमेराइजेशन कहते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसा ऊपर बताया था। तीसरी क्रिया भी फॉस्फोरिलेशन ही है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा था, अब पहले कार्बन के साथ भी एक फॉस्फेट जुड़ जाता है और ये ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाता है। यहाँ भी एक ATP खर्च होती है और एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ये जो स्टेप है, अगर ATP की मात्रा अधिक हो तो ये स्टेप भी नियंत्रित होगा। AMP की मात्रा अधिक हो तो ये स्टेप एक्टिवेट होगा, तेज होगा। अगला स्टेप आता है स्प्लिटिंग। जैसा मैंने बताया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये अस्थायी है, अस्थिर प्रकार का है। एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दो अणुओं में टूट जाता है। ये दोनों अणु 3 कार्बन कंपाउंड हैं, दोनों में 3-3 कार्बन है और एक एक फॉस्फेट दोनों में जुड़ा हुआ है। स्प्लिटिंग के साथ आइसोमेराइजेशन की क्रिया होती है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम है ट्रायोज आइसोमरेज। जो छठा रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में बदल दिया जाता है। इसके तीसरे कार्बन पर पहले ही फॉस्फेट था। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सहायता से इसके पहले कार्बन के साथ भी फॉस्फेट जुड़ जाता है। यहाँ NaDH का निर्माण होता है क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। सातवीं क्रिया जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसमें से पहले कार्बन के स्थान वाला फॉस्फेट रिमूव हो जाता है और वो फॉस्फेट ADP के साथ जुड़ जाता है, ATP का निर्माण कर लेता है और अब वहाँ बचता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट।
एंजाइम यहाँ आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज नाम का। और यहाँ भी जैसा बताया कि ATP बन गई। 8वां स्टेप जो होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है, अर्थात फॉस्फेट तीसरे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसको फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज नाम के एंजाइम की सहायता से संपन्न होता है। अगली क्रिया जो होती है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ H2O रिलीज होता है, एंजाइम है इनोलेज। और जो 10वीं क्रिया होती है ग्लाइकोलाइसिस की अंतिम क्रिया, इसमें फास्फोइनॉल पायरुवेट ये जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम काम आता है पायरुवेट काइनेज। और क्योंकि एक फॉस्फेट अभी था दूसरे स्थान पर जो था, वो फॉस्फेट भी टूट जाता है, ADP के साथ जुड़ करके ATP का निर्माण कर लेता है। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये 10 पॉइंट हैं, 10 एंजाइम काम में आते हैं और 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस की ये क्रिया पूर्ण होती है। इसके रेगुलेटरी पॉइंट कहाँ कहाँ से नियंत्रित हो सकता है? एंट्री पॉइंट पर तो नियंत्रित होता ही है, साथ ही साथ इसकी रिएक्शन नंबर 1, 3 और 10, पहला, तीसरा और 10वां रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल हैं और वहीं से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को रेगुलेशन या नियंत्रित किया जा सकता है। अभी फेट ऑफ पायरुवेट का भविष्य क्या होगा ये मैंने आपको बताया कि अगर शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है तब तो ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। अगर शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी अधिक नहीं है तो ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगा और लैक्टिक एसिड कोरी साइकिल में जा कर के फिर से ग्लाइकोजन का ही निर्माण करेगा। और अगर एक्सट्रिंसिक कंडीशन है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी की कंडीशंस हैं, तो ये एसिटल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल का निर्माण, एसिटिक एसिड का निर्माण, ये सब का निर्माण कर सकेगा। तो एक तो ये बात हुई। इसी के साथ ये भी समझ लें कि जो यहाँ पर पायरुवेट बन रहा है ये अन्य इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में बदल सकता है और आगे एनाबॉलिक क्रियाओं के लिए 3 कार्बन शुगर्स प्रोवाइड कर सकता है या 2 कार्बन शुगर्स जहाँ आवश्यकता हो प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ ये जो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये भी अन्य मेटाबॉलिक क्रियाओं में जहाँ भी निर्माण की क्रिया होनी हो वहाँ उपयोग में लाए जा सकते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के रूप में। चाहे ट्राइग्लिसराइड के निर्माण की बात हो, चाहे फॉस्फोलिपिड्स के निर्माण की बात हो, तो वहाँ पर ये डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट उपयोग में लिया जा सकता है। ये ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल फॉस्फेट आगे ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड के निर्माण में काम में आता है। ग्लाइकोलाइसिस का चिकित्सीय महत्व भी है। अगर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया बहुत अधिक होने लगे तो ऑक्सीजन कम रहेगा, परिणाम होगा कि लैक्टिक एसिड का अधिक निर्माण हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड का अगर अधिक निर्माण हो जाता है और ये रक्त में अधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो ये लैक्टिक एसिडोसिस नाम की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसमें रक्त का pH कम हो जाता है। दूसरी स्थिति कैंसर में है। कैंसर में देखा गया है कि वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया अत्यंत तेज होती है और ये ग्लाइकोलाइसिस की अत्यंत तेज होने वाली क्रिया कैंसर की पहचान और इलाज में उपयोग में लाई जा सकती है। तो बच्चों, ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के बारे में आपको बताया। कोई प्रश्न हो तो पूछेंगे। आगे हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।